जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे लाइन वाइज, ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ। सरस्वती और सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान इसलिए थे क्योंकि नदियों के पास नई मिट्टी बाढ़ के पानी के साथ आ जाती थी, जिससे यहाँ की उपजाऊ मिट्टी बनी रहती थी। इसके पास सबसे पहले मनुष्य ने नदियों के आसपास रहना शुरू किया और ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती सिंधु नदियों के किनारे होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न ये है कि इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सबसे अधिक जो स्थान हैं जो खोजे गए वो सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारे पाए गए हैं। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता वही आंसर है कि सिंधु नदी के पास बहुत से नगर पाए गए, इसलिए सिंधु सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला जो स्थान था वो हड़प्पा शहर खोजा गया था, जो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। कालानुक्रम के अनुसार इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना गया, यानी कि जिस समय विश्व में मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं अस्तित्व में थी, उसी समय हमारे भारत देश में भी हड़प्पा संस्कृति या सरस्वती सिंधु जो नदी घाटी सभ्यता है वो उसी समय पनप रही थी। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने इसको नोट करना, पंजाब में हड़प्पा, और 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक पुरा स्थलों का उत्खनन खुदाई की। ये दोनों ही स्थान, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी, दोनों ही स्थान जो है आज पाकिस्तान में हैं, जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की ओर लोगों का विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा। इसी कारण से ये जो सभ्यता थी इसकी तरफ लोगों का विशेष रूप से आकर्षण इसी वजह से बढ़ा क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। आज भी अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो हमारे जो भारत की स्थिति है वो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, क्योंकि अधिकतम जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है और गांव में निवास करते थे। तो यहाँ ये सभ्यता हजारों वर्ष पूर्व जो है इससे विपरीत थी। सिंधु सरस्वती सिंधु विस्तार पूर्व में आलमगीर, अभी मैप में हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास से लेकर पश्चिम में सुत का गेंडोर बलूचिस्तान सिंध पाकिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। ये संस्कृति त्रिकोणाकार या त्रिभुजीय आकार में फैली हुई थी। जैसे पाकिस्तान सुत का गेंडोर से मांडा जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र दैमाबाद, ये एक इस अवस्था की आपको इसकी शेप मिलती है। ये त्रिभुजा आकार में इसका क्षेत्र विस्तृत था। ये 3 देशों में ये फैली हुई थी। आज के अफ़गानिस्तान में इसके स्थान पाए गए, पाकिस्तान में और भारत में, इन तीनों में ये विस्तृत रूप से फैली हुई थी। इसके पुरास्थल भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। राखीगढ़ी, बनावली ये हरियाणा में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, हड़प्पा पंजाब ये भी पाकिस्तान। ये यहाँ एक इसको देखिए, अभी हमने पढ़ा था मैप में, सुतका गेंडोर सिंध पाकिस्तान में, आलमगीर मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में और मांडा जम्मू। तो ये इन
क्षेत्रों तक फैली हुई थी। मांडा से दायमाबाद इनकी जो दूरी थी 1600 किलोमीटर, सुतका गेंडोर से आलमगीर ये 1400 किलोमीटर। तो इतने बड़े क्षेत्र में ये हमारी संस्कृति फैली हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान इस सभ्यता के प्रमुख नगर माने गए हैं। अब नेक्स्ट, कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता घाटी के 3 चरणों में हम इसको बांटते हैं। रेडियो कथान रेडियो कार्बन तिथियों से पता चलता है कि 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 7500 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि संस्कृतियों के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था। यानी कि सरस्वती नदी के आसपास लोगों ने इस कृषि के जो संस्कृति थी, कृषि करने का जो कार्य था, वहाँ पर लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था 7500 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण, उसके बाद 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना यानी कि जो कृषि आधारित संस्कृति थी उससे नगर योजना में बदल गई। लक्षण, लेखन कला, मोहरों का विकास, नापतोल की पद्धति के साथ प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ। विकसित ग्रामीण संस्कृति में होता, जिसने 2600 ईस्वी पूर्व तक नगरीय जीवन की विशेषताओं को आत्मसात कर लिया। इसके कारण भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नगरों का उदय हुआ। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव फिर ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया। अब ये माप देखिए आप इस कालक्रम को, जो प्रारंभिक आपने पढ़ी प्रथम कृषि संस्कृति 4200 ईस्वी पूर्व, प्रारंभिक काल दिया है 4000 से 2600 ईसा पूर्व। विकसित जो ग्रामीण संस्कृति दी है 3200 से 2600 ईसा पूर्व, यानी कि ये प्रथम चरण इसका माना गया। ये प्रथम चरण यानी कि कोई भी संस्कृति जब पनपती है तो एकदम से वो विकसित नहीं हो जाती। सबसे पहले ये कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था रही जो 7500 वर्ष पूर्व यानी कि ईसा पूर्व रही। तो उसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से पहले सारी जो अर्थव्यवस्था थी वो नगरीय सभ्यता नहीं थी, वो आरंभिक काल था, वो आरंभिक चरण था इस सभ्यता का। यानी कि नगरीय सभ्यता बनने में इसको हजारों वर्षों का समय लगा। तो 3200 से अब जो नगरीय काल है, नगरीय काल दूसरा जो चरण है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया, जिसको हम हड़प्पा संस्कृति का नगरीय काल बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नगरीय सभ्यता जिसको हम कह रहे हैं, विकसित सभ्यता हम जिसको कह रहे हैं, उसका समय 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना गया। इसी को हम हड़प्पा संस्कृति का काल मान रहे हैं। इससे पहले का जो आरंभिक काल था वो इतना डेवलप नहीं था, नगरीय सभ्यता नहीं थी। तो धीरे धीरे वो ग्रामीण संस्कृति से, कृषि आधारित संस्कृति से नगरीय सभ्यता की ओर बदलती चली गई, जिसमें हजारों वर्षों का समय लगा। तो 2600 BC से 2600 ईसा पूर्व से पहले की जो संस्कृति थी वो सारी की सारी आरंभिक काल में मानी गई। 2600 से 1900 का जो समय रहा ये हड़प्पा का असली काल माना गया, विकसित काल माना गया, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तीसरा चरण उत्तर काल माना गया, यानी कि 1900 के बाद 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व, ये तीसरा, ये पतन का काल है, जब ये अपनी संस्कृति उल्टी दिशा में इसकी गिनती शुरू हो चुकी थी। 1900 से 1300 के वो ईस्वी पूर्व के वर्षों में ये अपनी नगरीय सभ्यता का स्वरूप को खोते खोते एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लुप्त होती चली गई और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर बढ़ती चली गई। 1900 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे करके ग्रामीण संस्कृति में बदलनी शुरू हो गई थी और 1300 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के 1300 वर्ष पूर्व, उसके जन्म के 1300 वर्ष पूर्व
इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया। गतिविधि रेडियो कार्बन तिथि के बारे में जानकारी संकलित करें। इसमें देखिए आपने शब्द पढ़ा था रेडियो कार्बन 14। इससे हम जो प्राचीन वस्तुएं हैं उनकी उम्र का पता लगाते हैं कि उनकी उम्र कितने वर्ष रही होगी, कब से वो अस्तित्व में, कब उनका निर्माण, कब उनका पतन। तो उसमें हमारी ये साइंस की विधि कार्बन 14 विधि या कार्बन रेडियो विधि जो है प्रयोग की जाती है। नगर योजना देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय विभेद भी मिलते हैं, कुछ भेद भी इसमें पाए जाते हैं। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं, पूर्व में और पश्चिम में दो टीले मिलते हैं, यानी कि नगर दो भागों में बटे होते थे। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था, यानी कि पूर्व का जो दिशा का जो क्षेत्र होता था वो आवासीय क्षेत्र होता था, जो आम लोगों के रहने का स्थान होता था। पश्चिमी टीले पर दुर्ग होता था, दुर्ग किला होता था। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा प्राचीर में बुर्ज बने होते थे, यानी कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए होते थे। जैसे आप किलों में देखते हैं सैनिकों के रहने का स्थान, सुरक्षा की चौकियां बनी होती थी। नगर के आवास क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, मजदूर, श्रमिक सभी रहते थे। नगर का जो आवास क्षेत्र होता था, जो पूर्वी भाग होता था, दुर्ग के अंदर प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अन्नागार भवन होते थे। यानी कि स्पष्ट ये है कि जो यहाँ के नगर थे वो दो भागों में बंटे होते थे। एक दुर्ग था जो पश्चिम में होता था और दूसरा पूर्व में आवास होता था जिसमें सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग की किलेबंदी की होती थी, पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए जाते थे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, राजा, सार्वजनिक भवन, अन्नागार आदि स्थान होते थे जो महत्वपूर्ण होते थे किसी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में बांटती थी, यानी कि शहर को 5-6 खंडों में बंटा होता था सड़कों के माध्यम से। मोहनजोदड़ो में मुख्य जो सड़कें थी 9.15 मीटर और गलियों औसतन 3 मीटर चौड़ी होती थी। कालीबंगा, राखीगढ़ी और मीताथल की सड़कें चौड़ी भी थी, ज़्यादा चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अब यहाँ नगर योजना की कुछ विशेषताएं दी हैं, जैसे रक्षा प्राचीर है, सुरक्षा के प्रबंध, सड़कें अच्छी बनी होती थी, नालियाँ, भवन, ईंटों का माप, यानी कि ये सारी नगर की जो मुख्य विशेषताएं हैं। ईंटों का जो माप है 1:2:4 होता था। पूरे हड़प्पा संस्कृति के इस सभ्यता में ये एक जैसी ईंटें पाई गई। भवनों का, गलियों का, सड़कों का जो पैमाना था, बनाने के तरीके थे, वो भी सामान्यतः मिलते जुलते रहे हैं। सड़कें, नालियाँ, भवन वो सारी की सारी प्लान के अनुसार बनाई जाती थी, यानी कि पहले सड़कें, नालियाँ बनाई जाती थी, उसके बाद उन पर आवास बनाए जाते थे। ये इस नगर की मुख्य विशेषताएं हैं। ये स्नानागार मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है उसको देखिए कितने विकसित रूप से इसको बनाया गया है। ये स्नानागार है, सार्वजनिक स्थानों पर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। किन्हीं त्योहारों पर, किसी विशेष उत्सव पर जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी होती थी, चारों तरफ सड़कें होती थी, जिसको देखकर लगता है कि ये बड़े ही आधुनिक तरीके से बनाया गया था। नीचे पानी ना रिसे इसलिए इसमें नीचे पक्का, जैसे आज हम प्लास्टर करते हैं, प्लस्तर करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी ताकि पानी नीचे ना रिसे। इसी प्रकार ये लोथल बंदरगाह दिखाई गई है जहाँ से देश विदेश में व्यापार होता था, नावों का बड़ा महत्व था। ये दोनों चित्र आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते हैं। जैसे आज भी आप गांव शहरों में देखते हैं, जो अच्छे विकसित गांव शहर हैं वहाँ पर सड़कों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान आपको मिलते हैं। तो हजारों वर्ष पूर्व भी इस प्रकार की हमारे यहाँ सभ्यता विकसित थी। घरों की
नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी। आज भी यही स्थिति है। जो घरों की नालियाँ हैं वो मुख्य नाले में गलियों से बाहर, शहर से बाहर बड़े नालों में जाती थी। फिर नालों के माध्यम से यह पानी नगर के बाहर चला जाता था। नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों की बनी होती थी। ये इनकी विशेषता है कि नालियाँ पक्की ईंटों की होती थी, चाहे गली कच्ची भी हो। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार तय की जाती थी। प्राय नालियों को बड़े आकार की ईंटों से ढका जाता था। संभवतः नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी। जब सफाई की जाती थी तो इनके नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी और इनके जो कवर हैं उनको हटाकर नालियों को साफ किया जाता था। ये नालियाँ पूरी तरह से कवर्ड होती थी, ढकी होती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन भी होते थे। आवासीय रहने के स्थान, सामुदायिक जिसको पूरा समुदाय, समाज के सभी लोग प्रयोग करते थे। आवासीय भवनों में 3-4 कमरे, स्नानागार, रसोई, भवन, इनके बीच में आंगन भी होता था। जो आवासीय भवन होते थे, रहने के स्थान थे, उनमें 3-4 कमरे होते थे। कमरे चारों तरफ होते थे, बीच में आंगन होता था। रसोई भवन, उनके बीच में आंगन होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं और शौचालय भी पाए जाते हैं। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिले, यानी कि जो एक से ज़्यादा मंजिल के मकान होते थे उनके भी कुछ प्रमाण मिले हैं, सीढ़ियाँ पाई गई। मकानों में खिड़कियाँ, रोशनदान, फर्श और दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य मिले हैं। जैसे आज स्थिति देखते हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति वहाँ भी पाई जाती थी। सामुदायिक भवनों में सभा भवन होते थे, जहाँ सभा करते थे। अनागार, अनाज के भंडार के स्थान। स्नानघर, स्नान के स्थान। इन भवनों में 1:2:3 या 1:2:4 की ईंटों का प्रयोग होता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला। अब कला के बारे में इसे देखिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त मोहरे, मन के, मिट्टी के बर्तन इनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं, सौंदर्य बोध को दिखाते हैं। इनकी सुंदरता को, उनके बनाने के तरीके, कार्य करने के तरीके, तकनीक, उनकी अच्छाइयों को, उनको सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तर मूर्तियों में जो पत्थर की मूर्तियां थी, सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित खंडित टूटी हुई पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त शॉल ओढ़े हुए है। अब ये पिक्चर देखिए, ये खंडित एक पुरुष की मूर्ति है। इस पर ये पत्तियां बनी हुई हैं, 3 पत्तियां। ये 3 पत्तियों वाली वो शॉल ओढ़े हुए हैं। देखिए कितनी, आप हजारों वर्ष इस पहले की बनी इस तस्वीर को, मूर्ति को आप अच्छे से इसके जो बनावट है, उसकी कारीगरी, उसकी कुशलता को आप देख सकते हैं। कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। इसी प्रकार मिट्टी के मूर्तियाँ इधर भी बनी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं कितनी कलात्मक दृष्टि से कितनी अच्छी बनी हुई हैं। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। अभी आपने चित्र देखे, यानी कि डांसिंग गर्ल की। पुरुषों, स्त्रियों, पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ आभूषण और शिरोवेशभूषा के साथ मिलती हैं, यानी कि मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ, उनके ऊपर आभूषण, वस्त्र, सिर से पांव तक उन पर कुछ न कुछ साज सज्जा, आभूषण, वस्त्र उनके साथ वो बड़े अच्छे तरीके से सुसज्जित मिलती हैं। पशु पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बत्तख, तोता, कबूतर आदि मुख्य रूप से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये इन सब चीज़ों से वो परिचित। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों का, मोहरें चौकोर या आयताकार मिली, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवता और लिपि को अंकित किया गया है। यानी कि जो मोहरें प्राप्त हुई, उन मोहरों के ऊपर पशु पक्षियों के चित्र भी मिले, देवी देवताओं के चित्र भी मिले, और लिपि, जो उनकी भाषा कोई लिपि थी, उसके भी चिन्ह अंकित मिले। सेलखड़ी
गोम, शंख, हाथी दांत, सोने चांदी आदि तांबे के आभूषण, मन के चूड़ियाँ, हार, कंगन, अंगूठी, इन सब से आप परिचित हैं, मिले हैं। इसके अतिरिक्त खेल के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, अन्य गृह उपयोग की वस्तुएं भी यहाँ से पाई गई हैं। नेक्स्ट दिया है राजनीतिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट, मोहरे, माप, लिपि आदि की समरूपता कुशल प्रशासन के अस्तित्व का संकेत करती है। इसका एक इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए कि पूरा जो आपने देखा कि भाई ये बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इस पूरे विशाल क्षेत्र में जो बर्तन मिले, कोई पात्र, किसी चीज़ के पात्र मिले, नगर की योजना थी, उपकरण थे, कोई बाट थे जो वज़न तोलने के बाट होते हैं, कोई मापक थे, मोहरें, लिपि, वो पूरे क्षेत्र से एक जैसी मिली। जैसे ईंटें हैं 1:2:4, वो पूरे आप जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू से दैमाबाद महाराष्ट्र, सुत का गैंडोर पाकिस्तान से, और आपका मेरठ उत्तर प्रदेश, आलमगीर, तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र में उनमें समानता मिली। तो इसका अभिप्राय है कि यहाँ कोई ना कोई कुशल प्रशासन अस्तित्व में था। इसका अभिप्राय है कि कोई राजा, कोई पावर, कोई शक्ति ऐसी थी जो नियम बनाती थी, उनको शक्ति के साथ पालना करवाती थी। इसके प्रबल संकेत है। अगर ऐसा कुशल प्रशासन नहीं होता तो सारे जगह, सब जगह इनमें एक रूपता की कोई संभावना नहीं थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ईंटें बनती थी, अब ईंटें आप देखिए कि कोई एक स्थान से सारी क्षेत्र में नहीं जाती थी, वो अलग अलग जगह पर ईंटें बनाने के उद्योग लगे हुए थे, तो उनका पैमाना एक ही था। इसका मतलब उन सबको कोई ना कोई नियम कानून, प्रशासन, सत्ता, पावर नियंत्रित करती थी। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था? प्रशासनिक स्वरूप लेकिन था क्या भाई, जब इतना अच्छा प्रशासन था? यह निश्चित रूप से कहना अत्यंत कठिन होगा। हंटर महोदय ने यहाँ के शासन को गणतंत्रात्मक माना। गणतंत्र जैसे हमारा देश है आज। सार्वजनिक भवनों, दुर्ग, नगर दुर्ग का उपयोग संभवतः परिषद के सदस्यों के लिए होता होगा। ये हंटर महोदय कहते हैं कि भी शायद यहाँ गणतंत्र रहा होगा। जो सार्वजनिक भवन है, नगर दुर्ग आपने पढ़े, वहाँ पर जो कोई विधानसभा, कार्यसभा, कार्यपालिका, परिषद, उसके जो पावर में रहने वाले जो लोग थे, शायद वो उनका स्थान होगा, मीटिंग स्थल रहा होगा। इसी प्रकार व्हीलर लिखते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, यानी कि सत्ता का स्रोत कुछ भी रहा हो, चाहे राजा, सभा, गणतंत्र, राजतंत्र, कुछ भी रहा हो, उसमें संभवतः धर्म को ही प्रमुखता प्राप्त थी। ये व्हीलर कहते हैं कि भी धर्म की उसमें प्रमुखता थी, धर्म को हम इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते। तो व्हीलर ने धर्म को मुख्य स्थान माना, क्योंकि मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, जिसकी पहले खोज हो चुकी थी, नगर राज्यों का संचालन राज जो पुरोहित थे, पुरोहित शासक थे, उनके हाथ में था। मेसोपोटामिया में संपूर्ण जो भूमि मंदिर की संपत्ति होती थी, संपूर्ण जो भूमि थी, पूरी जो जमीन थी, वो मंदिरों की संपत्ति होती थी मेसोपोटामिया में। इसी कारण से विद्वान जो है वो मानते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होता होगा। इसी वजह से जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि इस सभ्यता में हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं, दो बड़े नगर आपको प्राप्त हुए, तो ये शायद वहाँ की दो राजधानियाँ हो सकती हैं जहाँ से राज्य का प्रशासन का संचालन होता था। लेकिन राखीगढ़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर उनके महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता। जैसे राखीगढ़ी और धोलावीरा जो नगर मिले छोटे थे, लेकिन उनके महत्व को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते। ये पूरा स्थल भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों में रहे होंगे, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। ये पिक्चर देखिए,
ये कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनके ऊपर ये यूनिकॉर्न एक पशु है, एक सींग वाला। कुछ विद्वान इसको एक सींग वाला गैंडा मानते हैं, लेकिन ये यूनिकॉर्न है, एक सींग वाला पशु। स्पष्ट नहीं है कि ये क्या था, कोई बैल मानता है, कोई गैंडा मानता है, लेकिन ये एक सींग वाला कोई पशु था, यूनिकॉर्न था। इसके ऊपर कुछ लिपि दी हुई है। इसके नीचे अगर आप देखें, इसके मुख के नीचे ये एक कोई पात्र रखा है, जिसे नांद बोलते थे, जो पशुओं के घास रखने का कोई पात्र हो सकता है। अब इधर ये लिपि दी हुई है उनकी, ये लिपि जिस भाषा में वो लिखते थे, उनकी लिपि को चित्रात्मक लिपि हम मानते हैं, क्योंकि इस लिपि को कोई भी विद्वान दुनिया का आज तक नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया। तो इसमें आज की हमारी जो लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी है, इंग्लिश की रोमन, तो उनमें इतने अधिक संकेत नहीं है। 26, 40, 42, 44, विश्व की किसी भी भाषा में इतने अधिक उनके अक्षर नहीं हैं जितने कि इस सभ्यता में है। इस सभ्यता में इनकी जो, अगर आप 375 से 400 तक इनकी लिपि को के जो चिन्ह है उनको माना गया है। लगभग 400 तक इनकी इस लिपि को माना गया है, इसके जो चिन्ह हैं। तो ये चित्रात्मक लिपि मानी गई, जिसको आज तक हम नहीं पढ़। साथ में एक बैलगाड़ी का चित्र दिया हुआ है। बैलगाड़ी मिट्टी की कलाकृति, ये मिट्टी के खिलौने मिले, इनके बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिले। अब प्रतिरूप या नकल उसी चीज़ की बनेगी जो वास्तव में असल में उपलब्ध हो हमारे सामने। तो इसका मतलब वो स्थल मार्ग पर सामान ले जाने के लिए, मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, यानी कि उनके जीवन में बैलगाड़ियों का विशेष महत्व पाया जाता है। इसी कारण से उनके नमूने उपलब्ध हुए हैं। आइए इन लोगों का सामाजिक जीवन हम देखते हैं। इस सभ्यता के जो समाज था अनेक वर्गों में बंटा हुआ था। नगर को दुर्ग क्षेत्र, आवास क्षेत्र में हमने पढ़ा था, 2 भागों में नगर बंटे होते थे। नगर दुर्गों में अमीर जो लोग थे, संपन्न लोग थे, या शासक जो वर्ग था वो निवास करता था, जिसको दुर्ग कहा आपने पश्चिम दिशा में। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें संभवतः एक में शासक वर्ग, दूसरे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। दुर्ग में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, कि वहाँ सुरक्षा और विशेष सुविधाएं उपलब्ध थी, क्योंकि वहाँ पर अमीर शासक वर्ग निवास करता था। आवासीय क्षेत्र में जो दूसरा, पूर्व में जो आवास रहने का स्थान था, उसमें व्यापारी, सैनिक, किसान, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर, सामान्य लोग रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोग भी 2 अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे, कि वहाँ जो आवासीय क्षेत्र थे, आम लोगों के जो रहने के स्थान थे, वहाँ पर कोई दुर्गबंदी, किलेबंदी नहीं की गई थी। किंतु कालीबंगा जो था, कालीबंगा में, लोथल, बनावली, धोलावीरा में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, कि इन स्थानों में क्या मिला, जो सामान्य लोगों के रहने के स्थान थे उनकी भी किलेबंदी मिली है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक, कुम्हार, बढ़ई, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी, जुलाहे, कपड़े बनाने वाले आदि महत्वपूर्ण वर्ग होते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते थे। इनका मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध, मांस, किसका, मछली, भेड़, बकरी, सुअर आदि का प्रयोग करते थे। खुदाई में मिले चूल्हे, सिलबट्टे कुछ कूटने के लिए, जैसे चटनी बनाने के लिए, मिर्चें कूटने के लिए, या कोई और चीज़ औषधि बनाने के लिए सिलबट्टे आदि से भोजन पकाने, पीसने के प्रमाण भी मिले हैं। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा, लोटा आदि पाए गए। इन सारे बर्तनों से, सभी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। अब ये मृदबांड, मिट्टी के बर्तनों को देखिए आप, कलात्मक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण, कितने सुंदर। जैसे आज आप मशीनी युग में देखते हैं, उस समय भी कितने सुंदर और कलात्मक दृष्टि से सर्वोच्च। इसी प्रकार आभूषण देखिए, जो उनके आभूषण हैं, सोने, चांदी, पत्थर,
अन्य धातुओं के हाथी दांत। तो ये आभूषण भी देखिए कितने कलात्मक दृष्टि से कितनी महीन इन पे कार्य किया गया है कि इनकी सभ्यता जो है बहुत ही कलात्मक रूप से विकसित थी। इस सभ्यता के निवासी वस्त्र आभूषण के विशेष शौकीन थे, वस्त्रों के भी, अच्छे वस्त्रों के भी और आभूषणों के भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्तियाँ, यानी कि पत्थर की जो बनी हुई तिपतिया अलंकृत शॉल, आपने एक ऊपर पुरुष का खंडित प्रतिमा देखी थी, शॉल ओढ़े हुए है, यह आपने ऊपर देखा था, जिसका बायां कंधा ढका हुआ है, दाहिना खुला हुआ है, यानी कि शॉल ओढ़े हुए एक साइड से। दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है। अगर आप उस पिक्चर को देखेंगे दोबारा से तो उस पे इस प्रकार की विशेषता उसकी बताई गई है। दाढ़ी भी विशेष रूप से उसकी सजी संवरी है। केस पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है। ये उस तस्वीर की जो खंडित प्रतिमा हमने एक पुरुष की मिली, उसकी विशेषताएं उसकी कलात्मक गुणवत्ता को बता रही हैं। वहीं से प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्त्र जिसमें से यानी कि आर पार देखा जा सकता है। आभूषण में मुख्य रूप से हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिसमें निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। धनी लोग सोने चांदी अर्ध कीमती जो पत्थर होते थे, हाथी दांत, उनके आभूषण पहनते थे, जबकि जो गरीब लोग थे वो पक्की मिट्टी, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। अब यहाँ दो पिक्चर देखिए, ये कंगा दिया हुआ है। कंगा बाल संवारने के लिए कंगे का इस्तेमाल। इसी प्रकार नीचे ये एक तांबे का शीशा दिया हुआ है, तांबे से बना होता था, शीशे का प्रयोग वो करते थे। इसी प्रकार ये झुनझुना जो बच्चों के लिए, आज भी झुंझुने आप देखते हैं बच्चों को खिलाने बहलाने के लिए, ये उस प्रकार की चीज़ें उस समय भी उपलब्ध थी। कितनी कलात्मक दृष्टि से ये विशेष थी। सरस्वती सभ्यता के लोग की केश विन्यास में विशेष रुचि थी, यानी कि केशों को, बालों को अलग अलग तरीके से संवारने सजाने में वे निपुण थे। बड़े अच्छी तरीके से अपने बालों को सजाते संवारते थे। वे मुख्य रूप से हाथी दांत के कंगे इस्तेमाल करते थे, भी आपने देखा था। तांबे के शीशे प्रयोग करते थे, ये भी अभी आपने चित्र देखा था। स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर भी लगाती थी। यानी कि जो वहाँ के लोग थे वे सौंदर्य प्रेमी थे। शतरंज का खेल वो खेलते थे। नृत्य मनोरंजन के मुख्य साधन उनके थे। लोग शिकार भी करते थे, शिकार के शौकीन थे। बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खिलौने, झुनझुनी, सीटियाँ, गाड़ियाँ आदि होती थी। ये शतरंज के खेल की मोहरें यहाँ प्रदर्शित की गई है। अन्य भी आप चित्र देख चुके। आर्थिक जीवन देखते हैं उन लोगों का, रोजी रोटी कैसे चलाते थे, क्या उनके आजीविका के साधन थे। आर्थिक जीवन में कृषि एक महत्वपूर्ण स्थान था, कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सिंधु नदी, सरस्वती नदी का जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जो चावल, मूंग, मैसूर, मटर, सरसों, कपास, तेल, इन सब से आप परिचित हैं, आदि की खेती करते थे। विशिष्ट प्रकार की फसलें, फसल बोने की जो विधियाँ थी, कृषि के जो उपकरण थे जिनसे वो खेती करते थे, सिंचाई, पानी देने की जो व्यवस्था थी, कृषि के व्यापक विकास को दिखाती है। यानी कि बहुत ही उन्नत तकनीक उनकी थी। मेहरगढ़ से प्राप्त पत्थर की दरांती, जो दरांती आप देखते हैं इसी प्रकार उनकी भी पत्थर की बनी दरांतियाँ होती थी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। नोट करें, कालीबंगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, यानी कि खेत की जुताई करते हैं हम फसल बोने के लिए, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। बनावली से हल का नमूना मिला, बनावली से हल, खेत जोतने के लिए हल का नमूना मिला। उनकी उच्च स्तरीय कृषि को बताते हैं। बड़े बड़े संग्रहण केंद्रों में भी व्यापक मात्रा में फसल उत्पादनों के बारे में पता चलता है, यानी कि कृषि उनका मुख्य आजीविका का साधन था। यहाँ बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, गधे, सुअर आदि को मुख्य रूप से पाला जाता था। इनका उपयोग दूध, मांस, खाल, ऊन आदि के लिए वो प्रयोग करते थे।
बैल का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। यातायात के लिए भी बैलों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता के लोगों ने ऊंट और घोड़े को भी पालतू बनाया हुआ था। हाथी का पालन भी संभवतः प्रारंभ हो गया था बाद में। इसके अलावा जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण, नीलगाय आदि जो जंगली जानवर थे, उनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जलचर, जल में रहने वाले और पक्षियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ये उनके पशु पक्षी थे। उच्च स्तरीय उद्योग जो धंधा है, उनके भी साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के सैन्य सभ्यता, विभिन्न प्रकार के आभूषण, औजार, उपकरणों के लिए धातु की ढलाई की तकनीक से भली भांति परिचित थे। यानी कि जो धातु थी, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा गया है। कांस्य युगीन सभ्यता ये रही है। लोहे से ये लोग अपरिचित थे। धातुएं इनकी कांस्य थी, तांबा, सोना, चांदी, इन चीज़ों से ये परिचित थे। तो इन धातुओं को गर्म कर कर, पिघला कर, ढलाई करके इनसे भली भांति अन्य जो वस्तुएं थी, उपकरण थे, वो बनाते थे। कीमती पत्थर, शंख, सीप, हाथी दांत, विभिन्न प्रकार के उनसे आभूषण बनाते थे। जैसे एक चित्र देखिए, ये दरांती दी हुई है पत्थर की, आप इसको देख सकते हैं। ये हल्का नमूना दिया हुआ है, वही आपने ऊपर पढ़ा था। और ये जुते हुए खेत दिए हुए हैं। ये पिक्चर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। बिल्कुल देख के इनको पता लगता है कि वास्तव में ये इसी प्रकार की चीज़ें रही होंगी। राखी गढ़ी भिरडाना से कार्नेलियन, तिगड़ाना से फियांस और मानहेरू से स्टेटार्ट की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं। यानी कि ये जो स्थान है, राखी गढ़ी भिरडाना से कार्नेलियन, एक कीमती पत्थर है लाल रंग का। उससे धातुएं यानी कि पत्थर से कीमती चीज़ें बनाते थे, मनके बनाते थे, कोई और मूर्तियां बनाती थी। तिगड़ाना से फियांस, फियांस कोई मिश्रण होता था अनेक चीज़ों का। पहले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था। मानहेरू से स्टेट, क्या लिखा है ये, इनको नोट कीजिए। राखीगढ़ी भिरडाना से कार्नेलियन, कार्नेलियन कीमती पत्थर लाल रंग का, जो पकाकर लाल रंग किया जाता था। तिगड़ाना से फियांस, फियांस बताया था। फियांस घिसी हुई जो रेत होती है, बालू, महीन जो बालू रेत, उसमें रंग और चिपचिपा पदार्थ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था। उसको पकाकर एक पदार्थ बनाया जाता था जिसे फियांस कहा गया, जिसके छोटे छोटे पात्र, कीमती पात्र बनाए जाते थे जो अमीरों के विलासता के सामान थे। मानहेरू से स्टेटाइट का मतलब सेलखड़ी, सेलखड़ी एक नरम सफ़ेद रंग का मुलायम पत्थर होता है। इनकी कार्यशाला पाई गई है, इनकी कार्यशाला पाई गई है मतलब यहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ थी, कारखाने थे, इनका निर्माण किया जाता था। मिट्टी के बर्तन, ईंट बनाना, उत्कीर्ण शिल्प, वस्त्र उद्योग के अत्यंत विकसित प्रचलित कारखाने यहाँ पाए गए। इस काल में संभवतः व्यापारिक लोगों के समूह का भी निर्माण हो गया था। यानी कि जो बहुत से संगठन ऐसे भी थे जो सिर्फ व्यापार का काम करते थे, व्यापारिक समूह भी बन चुके थे। आयात निर्यात यानी कि चीज़ें मंगवाना और दूसरे स्थानों पर भेजना। नापतोल की जो प्रणाली थी, पैमाने थे, मुद्राएं, यातायात के जो साधन थे, स्वरूप थे, से व्यापारिक गतिविधियों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। यानी कि ये सारी चीज़ें किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उस समय धातु, अर्धकीमती पत्थरों का आयात, स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यानी कि जो धातु और कीमती पत्थर थे, उनका तो आयात करते थे दूसरे स्थानों से, दूसरी सभ्यताओं के लोगों से, और स्थानीय जो वस्तुएं बनाई जाती थी उनका फिर निर्यात किया जाता था, उन स्थानों को, दूसरे स्थानों को भेजा जाता था। आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल और समुद्र दोनों मार्गों से होता था। यानी कि व्यापार जो था आंतरिक भी, सभ्यता के अंदर भी, और
विदेशों से भी, दूसरी सभ्यताओं के साथ भी स्थल से भी होता था और समुद्र से भी होता था। स्थल मार्ग से व्यापार बैलगाड़ियों के द्वारा होता था। समुद्र मार्ग से जो व्यापार है नाव के द्वारा होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई उनमें बड़ी संख्या में नाव के चित्र बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि नाव का उनके व्यापार या सभ्यता में कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। और लोथल से मिले मिट्टी की नाव के खिलौने ये बताते हैं कि नाव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मिट्टी के नाव के खिलौने मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख से पता चलता है, मेसोपोटामिया जिसको आज हम इराक बोलते हैं, इराक, वहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित थी उस समय। इसके मेलूहा, मेलूहा किसको कहा? उन लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलूहा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता को कहा। यानी कि हमारे देश की जो सभ्यता थी उसको मेलूहा मेसोपोटामिया के लोगों ने कहा। से व्यापारिक संबंध थे, आपस में इनके व्यापारिक संबंध थे। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल में बंदरगाह थी। उत्खनन में, खुदाई में बड़ी मात्रा में बाट तराजू के पलड़े मिले हैं। बाट वजन तोलने के मापक। तोल की इकाई 16 के अनुपात में होती थी, यानी कि इकाई का जो पैमाना था वो 16 आधार था, 16 के अनुपात में होती थी। जैसे 16 16 दूनी 32, इस हिसाब से। मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत के पैमाने भी मिले हैं। तो ये हाथी के दांतों का भी इस्तेमाल होते थे। समुद्र में जो सीप शंख मिलते थे उनका भी ये अपने जो पैमाने थे, मापक थे, बाट थे। बाट तो बुर्ज पत्थर से बनाते थे, लेकिन अन्य जो सामान था वो सीप और हाथी दांतों से, मोती मनके, इनका इस्तेमाल करते थे। ये इधर बाट देखिए, उनके बाट दिए हुए हैं बड़े वजन तोलने के लिए, छोटे वजन तोलने के लिए, और ये बिल्कुल साफ है, इनके ऊपर कुछ भी अंकित नहीं है। ये आपके बाट दिए हुए हैं। आइए अब इनका धार्मिक जीवन देखते हैं। धार्मिक जीवन, अत्यंत विशिष्ट पक्ष उनका धर्म था, यानी कि धर्म का उनके जीवन में बड़ा महत्व था। अनेक तत्व परवर्ती भारतीय समाज में अंगीकृत हुए हैं, यानी कि उनके बहुत सारे जो धार्मिक रिवाज थे या पूजनीय देवी देवता चीज़ें जो थी, उनको आज भी भारतीय समाज उसी रूप में, उसी प्रकार पूजता है, मानता है। वहाँ के जो लोग थे मातृशक्ति की पूजा करते थे, आज भी करते हैं, जिसके साक्ष्य नारी की मिट्टी की मूर्तियाँ और मोहरों पर नारी की आकृतियों के अंकन से मिलते हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली नारी की, और मोहरों पर भी उन नारी की आकृतियाँ मिली जिसको मातृशक्ति, माता के रूप में पूजते थे। आज भी देश में इस प्रकार की स्थिति हम देखते हैं। मूर्तियों पर धुएं के निशान भी मिलते हैं। धुएं के निशान, संभवतः इन मूर्तियों के सामने पूजा के लिए कोई वस्तु जलाई जाती होगी, यानी कि जो मूर्तियाँ होती थी उनके ऊपर धुएं के निशान मिले। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये कोई दीप, अग्नि, कोई चीज़ उनके आगे जलाते थे पूजा के लिए। इस सभ्यता के अंतर्गत मातृशक्ति की उपासना, पूजा प्राणी जगत एवं वनस्पति जगत की उपास्य देवी के रूप में प्रचलित थी। यानी कि मातृ देवी के साथ साथ प्राणी जगत और वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, अन्य पशु पक्षी, उनकी भी ये उपासना उपास्य देवी के रूप में करते थे। ये चित्र पशुपति शिव का आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग देख रहे हैं, यानी कि आज भी ये चीज़ें अपनी सभ्यता में इसी प्रकार देखते हैं जैसे हड़प्पा संस्कृति के लोग मानते थे। पशुपति शिव की उपासना सभ्यता के पुरावशेषों में देखने को मिलती है। पशुपति शिव, जिसको आज आप शिव मानते हैं, शायद इसी प्रकार का कोई आराध्य देव रहा होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सींग वाले त्रिमुखी पुरुष सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाई गए हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिसके ऊपर सींग वाले त्रिमुखी, 3 मुख वाला पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया। एक पुरुष को दिखाया गया है, 3 उसके मुख हैं, सींग उसके दिखाया गया है और योग की मुद्रा में उसको दिखाया गया है। तो इनको वो धार्मिक रूप में मानते होंगे, पूजते होंगे।
उस पुरुष के दाहिनी तरफ हाथी है और बाघ, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा दिखाया गया है। सिंहासन के नीचे दो हिरण खड़े हुए दिखाई दिए हैं। इस मूर्ति को पशुपति शिव की मूर्ति माना गया है। इस सभ्यता के लोगों द्वारा शिवलिंग की पूजा भी की जाती थी। अभी चित्र में आपने देखा। सभ्यता में इसमें पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसे मुख्य रूप से एक सींग वाले पशु, बैल, सांप, पीपल, इनकी वो मुख्य रूप से पूजा करते थे। एक स्वास्तिक चिन्ह भी, जैसे आज भी इस चिन्ह को आप देखते हैं अपने हिंदू धर्म में, भारतीय वैदिक सनातन धर्म में, तो इस सभ्यता में भी इस प्रकार का ये चिन्ह जो है पाया जाता था, जिसे स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। यहाँ के लोगों के बीच योग का भी बड़ा महत्व रहा है। जैसे आज भी हम योग से परिचित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में एक पुरुष की आकृति पद्मासन मुद्रा में है, योग की मुद्रा में है। एक अन्य पर मोहर पर योग पुरुष की आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित दिखाई दी। जैसे आप ये योग की मुद्राएं हैं, पद्मासन मुद्रा में आप बैठते हैं, और दूसरी जो एक योग मुद्रा में है, आधी आंखें खुली हुई हैं और वो नाक के अगले भाग पर, नाक की टोप पर, चोटी पर उसका ध्यान केंद्रित दिखाया गया है। इस प्रकार योग के क्रिया पक्ष का आकलन मोहरों पर मिलता है। इस सभ्यता में कुछ मोहरों पर स्वास्तिक के चिन्ह भी आप देख सकते हैं, जैसा अभी आपने चित्र में देखा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी, यानी कि 3 तरीके से वो अंतिम जो संस्कार थे उनको करते थे। मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार था उसके 3 टाइप या 3 विधियां वहाँ प्रचलित थी। सबसे पहला है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है? इसमें शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर उनके साथ उनकी उपयोगी वस्तुएं, जिनको वो जीवन भर प्रयोग करते थे, जिनसे उनका लगाव होता था, जैसे बर्तन हो सकते हैं, शीशा, कोई कंघी या कोई और उनके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली कोई मुख्य वस्तु थी, उनको दफना देते थे साथ में। यह अधिक प्रचलन में था, यानी कि पूर्ण समाधिकरण की जो स्थिति थी ये सबसे अधिक प्रचलित थी। दूसरा है आंशिक समाधिकरण। दूसरा, अंतिम संस्कार कैसे करते थे? आंशिक समाधिकरण। इसमें क्या करते थे वो? सबसे पहले शव को खुला छोड़ देते थे। दूसरे में आंशिक का मतलब कुछ भाग, कुछ अंश, थोड़ा खुला छोड़ देते थे। फिर उसके बाद कुछ हिस्से को दफना देते थे, कुछ हिस्से को दफना देते थे। ये आंशिक समाधिकरण है। और तीसरा दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या था? इसमें शव को पूरी तरह से वो जला देते थे। उस राख को फिर बर्तन में डालकर वो मिट्टी में, ज़मीन में दबा देते थे। जैसे कई स्थितियां आज दाह संस्कार की ये जो प्रथा है इसको आज आप देखते हैं। समाधि क्षेत्र नगरों के बाहर होते थे। इनको वो, जिसको आज हम शमशान घाट बोलते हैं, इसको समाधि क्षेत्र बोलते थे। इसके प्रमाण फरमाना, राखीगढ़ी अन्य स्थानों से मिले हैं। शवों का सिर प्राय उत्तर की ओर और पैर उनके दक्षिण की ओर होते थे, उत्तर दक्षिण। कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि उपकरण भी वो रख देते थे। ये पिक्चर देखिए, ये योग की मुद्राएं दिखाई गई हैं। ऐसे योग की मुद्राएं, आप इनको आज भी आप अपने दैनिक जीवन में इनको देखते हैं, तो इसी प्रकार ये पिक्चर में योग मुद्राएं दिखाई गई हैं। आइए अपन देखते हैं कि सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हजारों वर्षों तक इस सभ्यता का पालन होता रहा, फलती फूलती रही। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इतने विशाल क्षेत्र में ये सभ्यता फली फूली, तो फिर क्या कारण हुए कि ये सभ्यता पतन की ओर बढ़ती चली गई? इस सभ्यता के विघटन का एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण इसके लिए उत्तरदायी रहे होंगे। नंबर 1 दिया है प्रशासनिक स्थिरता। प्रशासनिक स्थिरता, राजकाज, नियम कानून, राजा, सत्ता, पावर का केंद्र जो था शायद वो ढीला पड़ गया। अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई थी, जिसके कारण बस्ती का आकार सीमित होता चला गया, स्वच्छता में कमी आ गई, सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा, दीवारें कम चौड़ी
बनने लगी। नए मकानों के निर्माण में पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। अब इसमें प्रशासनिक स्थिरता में क्या पढ़ा हमने कि इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी पावर थी जो सारे नियम कानून नियंत्रित करती थी, लेकिन अंतिम चरण 1900 के बाद का जो समय था, 1900 ईस्वी पूर्व के बाद का जो समय था, वहाँ प्रशासन में कमी आ गई, नियमों में ढिलाई आ गई, वो पावरफुल शक्ति का केंद्र नहीं रहा, जिसके कारण बस्तियाँ छोटी होती चली गई। जैसे आज भारत की स्थिति थी, भारत उपमहाद्वीप में अनेक इसके अड़ोसी पड़ोसी देश शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे प्रशासनिक स्थिरता की वजह से, राजाओं के प्रशासन पर पकड़ की कमी से या राजाओं के अच्छे उत्तराधिकारी ना होने की वजह से देश के टुकड़े होते चले गए और भारत जो है आज बहुत छोटा हो गया है। उसी प्रकार यहाँ भी इसी प्रकार बस्तियाँ छोटी होती चली गई, नियमों में ढिलाई से स्वच्छता में कमी आ गई, बीमारियाँ फैलने लगी, गलियाँ सड़कों पर अतिक्रमण होने लगा, लोग कब्जा करने लगे अपने आसपास की ज़मीनों पर, गलियों पर, सड़कों पर। दीवारें पहले चौड़ी होती थी, अब कम चौड़ी बनने लगी। नए मकान बनाने के लिए वो क्या करने लगे, पुराने जो मकान होते थे उनको उखाड़कर दूसरे स्थानों पर नए मकानों में उनकी ईंटें प्रयोग करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे यह नगरीय जो सभ्यता थी वो ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित होती चली गई। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। जलवायु में संभवतः कोई परिवर्तन आया होगा। वर्षा के कम होने का कारण हो सकता है कि वर्षा कम हो गई हो, जिसके कारण पानी की कमी से मुश्किल हो गया रहना। सरस्वती के सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियों का विनाश हो गया होगा। जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण रहा होगा। नेक्स्ट दिया है बाढ़, फ्लड। मोहनजोदड़ो, चुन्होदड़ो, लोथल, भगत राव के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभ्यता के पतन में बाढ़ की भी प्रमुख भूमिका रही होगी। बाढ़ को भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है। जैसे मोहनजोदड़ो को ऐसा मानते हैं कि 7 बार ये नगर उजड़ा और बसा, यानी कि बाढ़ आने से मकान रेत मिट्टी से भर गए, फिर उनके ऊपर मकान बने। इस प्रकार 7 लेयर में ये शायद बसा और उजड़ा। नेक्स्ट है विदेशी व्यापार में गतिरोध। जो विदेशों के साथ व्यापार होता था, शायद उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो गई। विदेशी व्यापार में कमी के कारण इनकी जो आर्थिक ढांचा था वो कमज़ोर होने लगा, जिसके कारण बहुमूल्य वस्तुओं की जगह स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी। जो दूसरे देशों के साथ, सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था, उनके स्थान पर, बहुमूल्य के स्थान पर जो स्थानीय चीज़ें बनती थी उन पर ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ गई। ये भी इस सभ्यता का एक मुख्य कारण हो सकती है। नेक्स्ट है महामारी। मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल जो प्राप्त हुए, उनका अध्ययन किया, उनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया जैसी बीमारी से हुई, यानी कि मलेरिया जैसी बीमारी के उनमें कोई अंश पाए गए। तो इससे पता लगता है कि शायद कोई ऐसी महामारी फैली हो जिसके कारण ये सभ्यता का पतन हुआ हो। जैसे भी हाल ही में आपने कोरोना की एक आपदा देखी थी, जिसने मानव सभ्यता को पूरे विश्व में, यानी कि मृत्यु दर को कितनी तेज़ गति से बढ़ाया। तो शायद ऐसा माना जाता है कि महामारी भी इसमें एक कारण हो। तो ये अध्याय हमारा पूरा हो गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे के करीब की बन गई, इसके लिए क्षमा। लेकिन हमने अच्छे तरीके से इस पूरे अध्याय को लाइन वाइज इसको स्टडी किया। तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने समय के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, पेन कॉपी के साथ इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई सुधार की गुंजाइश आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।